गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉपर्टीज करेंगे डिटरमिनेंट्स की। लास्ट टाइम हमने डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना सीखा था। अब कई बार क्या होता है, डिटरमिनेंट जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, मतलब उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। सही। तो देखो, प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले आप ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके बताइए क्या आ रहा है। फटाफट करिए। फिर इसी को बेस मानकर हम क्या करेंगे, सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, इसका हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। शायद 4 आ रहा है इसका आंसर ना। फोर आ रहा है। सीधी तरफ निकालो, फॉर्मूले वाले मत लगाओ, उसमें शॉर्टकट निकालो। फोर आ रहा है, बाकी छोड़ दो। देखो सही, शॉर्टकट में निकाल लिया करो, यहाँ कोई एग्जाम थोड़ी ना है आपका। बस ये तो इसलिए है कि अगर आपको इसका डिटरमिनेंट पता लग गया, तो अब ये इसका डिटरमिनेंट आ रहा है 4, तो इसी से मैं रिलेट करके सारी प्रॉपर्टीज बता दूंगा। सही। अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए कोई भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो। मान लीजिए आपको कोई एक रो दे रखी है या एक कॉलम दे रखा है, उसके सारे एलिमेंट जीरो है, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। सही है। इफ all the elements of any row or column are zero, then value of determinant will be जीरो। तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। आगे समझ। इसका तो कोई प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सही। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे पहली रो के सारे एलिमेंट्स जीरो ले लिए। अब अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा। सही। भैया आप जीरो को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। इस जीरो को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। इस जीरो को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। तो उस केस में आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्लियर है। अच्छा, दूसरा देखिए, पहले समझ लो फिर आराम से नोट करना। अच्छा, अब मान लीजिए अगर दो रोज, कोई सी भी दो रोज और कोई सी भी दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो, तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। क्लियर है। मान लीजिए आपको दो रोज दे रखी हैं, कोई सी भी दो हो सकती हैं, पहली दूसरी भी हो सकती है, दूसरी तीसरी भी हो सकती है। क्लियर है। अच्छा, हमारे कोर्स में ना जो मैट्रिक्स दी होगी हमें, जिसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होगा, उसका ऑर्डर 3/3 से बड़ा नहीं होता है। या तो 3/3 होगा या 2/2 होगा। क्लियर है। अच्छा, मान लीजिए आपको 3 रोज दे रखे हैं, इनमें से किसी दो रोज के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, या किन्हीं दो कॉलम्स के एलिमेंट्स क्या एग्जैक्टली सेम है, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर identical, then value of determinant will be 0।
तो उस केस में वैल्यू क्या होगी डिटरमिनेंट की? 0। सही। बताइए शिवी, कौन से दो कॉलम्स के एलिमेंट सेम करो? फर्स्ट और थर्ड की कर लेता हूँ। सही है। ये फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखेंगे 4 6 8, यहाँ पे भी 4 6 8, बीच में कुछ भी लिखा हो -1 3 2। यहाँ पर C1 और C2 सॉरी C1 और C3 क्या है? आइडेंटिकल है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 है। आई बात समझ? चाहे आप इसको एक्सपेंड करके देख लेना, 0 आ रहा होगा। अच्छा, इनके प्रूफ नहीं करने हैं हमें, क्लियर है? बस ये आपको जो है प्रॉपर्टीज लगानी आनी चाहिए, कैसे इनको अप्लाई करना है। कर लीजिए नोट। अच्छा, मैं जो प्रॉपर्टीज का नंबर लिखवा रहा हूँ ना, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो अलग है। सही है। तो एनसीईआरटी में सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, मगर नंबरिंग अलग है। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर आप सारी की सारी रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हो, मतलब आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। दूसरे केस में आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लिया। ट्रांसपोज करने के बाद आपने क्या किया? उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, तो दोनों क्या आएंगे? एग्जैक्टली सेम आएंगे। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, इसका मैं डिटरमिनेंट निकाला कितना है? 4। अच्छा, अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। सही। ट्रांसपोज में क्या होगा? इसके रोज और कॉलम्स क्या होंगे? आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन गया, ये थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम बन गया। अब आप क्या करिए? इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लीजिएगा। 4 ही आ रहा होगा। आगे बात समझ? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो और दूसरे केस में आप उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हो, तो वो हमेशा क्या आते हैं? सेम आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टीज। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें दिया हुआ है, अगर मान लीजिए अगर हम दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? उसका साइन चेंज हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर आप कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे R1 और R2 आपने इंटरचेंज कर लिया, तो इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? -4 आएगा।
सही। बताइए कौन से दो कॉलम या रोज चेंज करो? फर्स्ट और थर्ड कर रहे हैं, सही है। हम क्या कर रहे हैं, इफ R1 एंड R3 आर इंटरचेंज, हम यहाँ पे R1 और R3 को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, सही है। और इसका नई मैट्रिक्स का नाम B डाल देते हैं। अब देखिए ये R1 है ना, इसे मैं R3 बना रहा हूँ, और ये R3 है, इसे R1 बना रहा हूँ। तो अब इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो क्या आएगा, -4 आएगा। जरूरी नहीं रोज को करो, अगर आप कॉलम्स को भी इंटरचेंज करते हो तो सेम रिजल्ट आएगा। तो इसमें हम लिखेंगे इफ 2 rows और 2 columns of a determinant are interchanged, then sign of the determinant will change। तो इस केस में साइन जो होगा डिटरमिनेंट का वो क्या होगा, चेंज। नहीं सेकंड में, सेकंड क्या थी बताइए? If any two rows and columns are identical value then the determinant is 0। नहीं, वहाँ पे उन्होंने कहा था अगर यहाँ पर R1 और R2 के एलिमेंट सारे सेम हो तो उनका डिटरमिनेंट 0 आएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं इंटरचेंज कर दो, वहाँ पे आइडेंटिकल मतलब उनके एलिमेंट सेम हो, ये इससे मैच करे, ये इससे मैच करे, ये इससे मैच करे, सही। कोई सी दो रोज, यहाँ पे मान लीजिए R1 और R2 आइडेंटिकल का क्या मतलब हुआ, ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब इसको उठा के यहाँ लिख दिया, इसको उठा के यहाँ लिख दिया। अच्छा अब देखिए अब आए मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सब एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? मान लीजिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए ये दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 4। अब मैं क्या करता हूँ इसमें R3 में, इफ R3 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसे मैं B मान रहा हूँ, सही है। 1 0 1 0 1 2 0 0 12 हो जाएगा ना बच्चों। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 4 3 12। जब आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो, डिटरमिनेंट में जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका डिटरमिनेंट क्या था 4, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया ना, 12 आ गया ना सर। इसमें हम हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 3 की, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 3 से मल्टीप्लाई हो गई, मगर हमने इसमें करा क्या है, हमने सिर्फ ये जो R3 है इसके एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई किया है, सब एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करा।
क्लियर है? तो देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट of a row or a column is multiplied by k, then determinant, then value of determinant gets multiplied by k। आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, k टाइम्स हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अच्छा, यहाँ पे मैंने नाम क्यों चेंज करा भाई? क्योंकि इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट में डिफरेंस है, दोनों सेम थोड़ी ना, इसे मैंने नाम चेंज कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6। ये कहती है इफ सम और all elements of a row or a column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then determinant can be expressed as two or more elements। अब देखो इसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है, सही। अब आप क्या करते हो, इसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम को, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को सम ऑफ टू एलिमेंट्स में एक्सप्रेस करते हो, सही। मान लीजिए ये जो ए है ये a1 प्लस लैम्डा 1 का सम है, a1 और लैम्डा 1 का क्या है, सम है। मतलब हम इसको a को a1 प्लस लैम्डा 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही b को लिख सकते हैं b1 प्लस लैम्डा 2 और इसको c1 प्लस लैम्डा 3 लिख सकते हो। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हमने क्या किया, एज अ सम ऑफ टू नंबर्स एक्सप्रेस कर लिया। a को एक्सप्रेस कर दिया a1 प्लस लैम्डा 1 में, b को कर दिया b1 प्लस लैम्डा 2, c को कर दिया c1 प्लस लैम्डा 3 में। क्लियर है? तो इस डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जो ये
अनडिस्टर्ब्ड एलिमेंट्स हैं, ये तो दोनों में कॉमन आएंगे। सही। और ये जो हमने पार्ट्स बनाए हैं इनमें से एक पार्ट तो पहले वाले में चला जाएगा और दूसरा वाला दूसरे वाले। आगे समझ? सर ये इन दोनों का सम इसके ऊपर थोड़ी होगा चाहिए। हाँ, इसे आप एक्सपेंड करके देख लो, इसके बराबर ही आ रहा होगा। ये सारे के सारे इनके जो वो है ना प्रूफ में क्या है, हम कोई डिटरमिनेंट मान लेते हैं, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं, वैसे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, ये ESG है, इनको एक्सपेंड करके नहीं लिखा। इसको आप एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो और इसको एक्सपेंड कर दो, तो इन दोनों का जो सम इसके बराबर आ रहा होगा, चेक करके देख लेना। सही। अच्छा, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, आप दो डिटरमिनेंट्स को कब ऐड कर सकते हो, जब उसकी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो, और जो आइडेंटिकल नहीं होती है उनको हम जोड़ देते हैं। सही। पहला तरीका तो ये है, मान लीजिए आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है, उसके किसी एक रो को या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, एज अ सम ऑफ टू नंबर्स लिख सकते हो या डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स लिख सकते हो। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेपरेट कर लिख सकते हैं। दूसरा आप ये देख सकते हो, आप दो डिटरमिनेंट्स को ऐड भी कर सकते हो। कैसे ऐड कर सकते हो, पहले वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन, उसके दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होने चाहिए। जो आइडेंटिकल है वो तो एज इट इज लिखे जाएंगे, और जो आइडेंटिकल नहीं है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, ऐड करके लिख देते हैं। अब इसको जैसे मर्जी मान लो आप। आगे समझिए तो। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बाकी सारे तो याद हो जाते हैं। सर जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड नहीं करेंगे। हाँ, उनको नहीं ऐड करते। ठीक है सर। सही है। एक तरीके से ये मान लो ये कॉमन हो गए एक तरीके से, और जो कॉमन नहीं है उनको ऐड करके लिख देते हैं। बस बाकी जब ये अप्लाई होगा ना तब एग्जैक्ट समझ आएगा आपको। यहाँ तक क्लियर बच्चों? अब देखिए लास्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, नहीं तो कंफ्यूज हो गया। सही। 7 नंबर है ना। यस सर। देखिए इसे हम ऑपरेशंस बोलते हैं। सही। इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपको कोई भी रो दे रखी है, उस रो के अंदर हम किसी दूसरी रो का मल्टीपल ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? बताओ अभी कौन सा डिटरमिनेंट था हमारे पास? ये था 1 0 1 0 1 2 0 0 4। सही है। आप मान लीजिए जाओ कि मैं इसका 3 टाइम्स करके इसमें जोड़ दूँ, इसका मैं 3 टाइम्स कर रहा हूँ और इसमें जोड़ रहा हूँ। इसका 3 टाइम्स 0 ही होगा तो 1 आ गया, इसका 3 टाइम्स 0 होगा 0 आ गया, इसका 3 टाइम्स कितना होगा 12, तो कितना हो जाएगा ऊपर ऐड होंगे 30। इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे वो भी कितना आएगा 4 ही आएगा। इसका 4 आ रहा था ना, एक बार देखिए इसका भी 4 ही आ रहा होगा। क्लियर है?
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो में किसी दूसरी रो का मल्टीपल ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। इवन ये भी कर सकते हो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सही। ये भी कर सकते हो R1 टेंस टू R1 प्लस X टाइम्स R2 प्लस Y टाइम्स R3, और यह माइनस भी कर सकते हो। डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही ऑपरेशंस आप कॉलम में भी लगा सकते हो, यही ऑपरेशंस आप कॉलम में भी लगा सकते हो। ज्यादा क्लियर है बच्चों? ये जो हम ऑपरेशन रोज में लगा रहे हैं ये कॉलम में भी लगा सकते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं कर सकते R1 टेंस टू X टाइम्स R1, सही। ये R1 टेंस टू X टाइम्स R2, यहाँ पर बेस क्या होगा, जिसमें आप चेंज कर रहे हो वही बेस होगा, उसमें किसी दूसरे रो का मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हो। इवन इस रो में बाकी दोनों रोज के मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये दोनों गलत है। क्लियर बच्चों? अच्छा, आप ये भी नहीं कर सकते, आप लिखो जी R1 टेंस टू R2 माइनस X R1। क्लियर है? उल्टा नहीं कर सकते। हाँ, उल्टा नहीं कर सकते। जिसमें चेंज कर रहे हो पहले वो आएगा, फिर उसमें आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, किसी दूसरी रो का कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा वही रहेगी। और इन सब के प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है, आप पहले वही डिटरमिनेंट मान लो A B C E F G U V W, कुछ भी लिख दो एलिमेंट्स, सही। उसमें फिर ये अप्लाई करके सॉल्व कर देख लो, सही। इसलिए इसका प्रूफ कोई नहीं पूछता है। आगे समझ? क्योंकि ये खुद ही शॉर्टकट है। किसका शॉर्टकट है? बाकी जितने फार्मूलाज आप पढ़ोगे ना दूसरे चैप्टर्स में, उनमें से कई जो फार्मूलाज हैं वो इससे बने हुए हैं। क्लियर है? डिटरमिनेंट जो है अपनी इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू यही है कि दूसरे चैप्टर्स के अंदर कई ऐसे फार्मूला हैं जिनको याद करने में मुश्किल होती है, मगर डिटरमिनेंट की फॉर्म में बड़े आराम से हम क्या करते हैं, उनको याद कर लेते हैं। क्लियर है? तो इसलिए इसका डेरिवेशन करने का कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, अब देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 4.2। इससे बच्चों एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये ध्यान रखना। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज ना आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन लेके 1 से लेके 7 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनका हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट तो करना है, मगर बिना एक्सपेंड करे फाइंड आउट करना है। सिर्फ प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है, किसी भी केस में हमें इनको एक्सपेंड नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूव करना है कि इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 आएगा, सही। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। बिना एक्सपेंड करे बच्चों प्रूव करना है, ये तो क्लियर है ना आपको। तो अब देखो, इसका डिटरमिनेंट 0 है,
तो डिटरमिनेंट 0 कब होता है? जब दो रोज क्या हो, आइडेंटिकल हो। जब दो रोज क्या हो, आइडेंटिकल हो। तो बताओ इनमें दो रोज आप आइडेंटिकल बना सकते हो? सही है, दो तीन तरीके, उससे बड़े आराम से बन जाएगा। आप इस वाले सॉरी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो, सही। यहाँ पे दो कॉलम्स आइडेंटिकल बन जाएंगे। कैसे? आप ये अप्लाई करिए, बाय अप्लाइंग C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2। हम C1 की जगह क्या लिखेंगे? C1 और C2 का सम लिख देंगे। तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे x प्लस ए, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे y प्लस बी, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे z प्लस सी, और ये ए बी सी, और ये x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए C1 और C3 क्या है? आइडेंटिकल है ना। सिंस C1 एंड C3 आर identical, therefore determinant will be 0। ये रीजन लिखते ना। तो कौन सी साइड आ गई? राइट हैंड साइड, हेल्स प्रूफ। आगे समझ? वैसे इसके दो तरीके हो रहे हैं आइडेंटिकल बनाने के ना। इसमें आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना उतना आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें इन्होंने हमें एलिमेंट दे रखे हैं a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। इसका डिटरमिनेंट हमें क्या लाना है बच्चों? 0 लाना। क्लियर है? तो देखो अगर कोई सी दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए उस केस में डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको दूसरी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखाई थी वो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। आइडेंटिकल वाली भी कर सकते हैं वैसे तो। आप क्या करो, पहली प्रॉपर्टी क्या थी? अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? तो आप क्या करो, यहाँ पर अप्लाई करो, या तो सारी की सारी रोज ऐड कर दो बाई अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या तो सारी की सारी रोज ऐड कर दो, सारी की सारी कॉलम्स ऐड कर दो। सही, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे? मैं क्या कर रहा हूँ, R1 की जगह क्या लिख रहा हूँ? R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? इन तीनों का सम। यहाँ पर क्या लिखूंगा? इन तीनों का सम। और यहाँ पर क्या लिखूंगा? इन तीनों का सम। अब देखिए B से B गया, C से C गया, A से A गया, तो आ गया ना 0। सिमिलरली यहाँ पे B से B जाएगा, साइन अपोजिट है ना, C से C, इससे चला गया। क्लियर है? यहाँ भी सारे एलिमेंट्स कट जाएंगे, तो आ गया 0 0 0।
बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0 आ जाएगा। सर ऐसे नहीं कर सकते C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 उससे हो गया? हाँ, आइडेंटिकल बन जाएगा ना। आप इन दोनों को ऐड कर दो तो a माइनस सी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इन दोनों A माइनस C और C माइनस A में बताता हूँ, तो इन दोनों को ऐड कर लो, सही, b माइनस ए आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लो, c माइनस बी आ जाएगा। क्लियर है? फिर इस वाले कॉलम से माइनस कॉमन ले लो, फिर ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। क्लियर है? तो अभी मैं एक एक तरीका बता रहा हूँ जिससे सारी की सारी प्रॉपर्टीज यूज हो जाए। अच्छा, अब देखो इसमें दिक्कत ना सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आती है। ये जो अलजेब्रिक क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें रिलेशन ढूंढना बहुत आसान होता है, न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इसमें हमें पहले रो के एलिमेंट दे रखे 2 7 65, सेकंड रो के 3 8 और 75, थर्ड रो के 5 9 और 86। इसका डिटरमिनेंट हमें 0 लाना है। तो देखिए कैसे करोगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, सही। अच्छा आप देखो, यहाँ पर अगर कोई दो रोज या कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो जाए तो इस केस में क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो अब आप सोचो, बताओ इसमें कोई रिलेशन है? देखो, अगर मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ C2 में और इसमें ऐड कर दूँ C1 में, तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे। क्लियर है? ये जो आएंगे ना न्यूमेरिकल नंबर्स, इसी में दिक्कत आती है। अलजेब्रिक में रिलेशन ढूंढना बहुत आसान होता है, इसमें दिक्कत आती है। देखो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, बाई अप्लाइंग C1 टेंस टू C1 प्लस 9 टाइम्स C2। अब देखो इसकी जगह क्या लिखूंगा? इसका 9 का मल्टीपल इसमें ऐड कर दूंगा। इसका 9 का मल्टीपल क्या होगा? 63, यहाँ ऐड कर दूंगा 65। 9 से मल्टीप्लाई करो 72, यहाँ ऐड करो 75। 9 से मल्टीप्लाई करो 81, यहाँ ऐड करो 86। ये 7 8 और 9 और ये 65 75 और 86। अब बताओ हो गए ना यहाँ पे? क्या लिख देंगे? सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर इट्स डिटरमिनेंट विल बी 0। ठीक, इसके बराबर आ गया RHS के, हेंस प्रूव्ड। तो प्रैक्टिस करके आएगा ना न्यूमेरिकल। हाँ, न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत आती है, अलजेब्रिक तो बड़े आसान होते हैं, इसमें रिलेशन ढूंढना ना मुश्किल होता है। ये तो चलो 9 का मल्टीपल था, 55 का, 57 का, 89 का मल्टीपल आ गया, वो सब फंसे होंगे। और वैसे नॉर्मली जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना अलजेब्रिक ही आते हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें अगर आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछते हैं एज अ क्वेश्चन, तो उसमें प्रॉपर्टी लगानी ही होती है, चाहे वो बोले चाहे ना बोले। अगर आप किसी क्वेश्चन में यूज कर रहे हो तो जैसे मर्जी निकाल दो डिटरमिनेंट। अगर वो कहें जी ये आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो इसमें हमें कम से कम 2 प्रॉपर्टी लगानी होती है। 2 प्रॉपर्टी लगाने के बाद एक्सपेंड कर सकते हो, सही। मगर जो एनसीईआरटी के पहले 7 क्वेश्चन में उन्होंने कहा आपको एक्सपेंड करना ही नहीं है, आपको प्रॉपर्टीज लगा के ही डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अच्छा अब देखिए इसके बाद आता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना बच्चों, उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, 1 होता है, सॉरी, सही। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 1 आएगा हमेशा।
सही। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद है कुछ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मान लो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? -a के बराबर है। तो इस केस में क्या होगी? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ना, मैट्रिक्स में पढ़ा था। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? इसकी डेरिवेशन करवा दूंगा मैं आपको। ये आ गया बस समझ? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ अ आइडेंटिकल मैट्रिक्स इज 1। दूसरा, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। क्लियर है? अब देखिए इन्हें का इसका डिटरमिनेंट जो है वो भी मैं क्या करना है? 0 के बराबर प्रूफ करना है। क्लियर है? तो इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ? लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। अब देखो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एलिमेंट्स को। यहाँ क्या आ जाएगा? AB प्लस AC। यहाँ क्या आ जाएगा? BC प्लस AB। यहाँ आ जाएगा AC प्लस BC। क्लियर है? अच्छा अब देखिए, अब आप अगर इसको इसके साथ ऐड कर देते हो, क्लियर है? मतलब बाई अप्लाइंग C2 टेंस टू C2 प्लस C3, तो क्या आएगा यहाँ पे? 1 1 1। इसको इसमें ऐड कर रहा हूँ तो क्या आएगा? AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस CA, और ये एज इट इज AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस CB। क्या क्या समझ? अब देखो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ बच्चों। हम डिटरमिनेंट में क्या करते हैं? जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या कॉलम में तो करते हैं। ऐसे जब आप कॉमन लोगे तो किसी एक रो या कॉलम से ही कॉमन लोगे। क्लियर है? अब मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, AB प्लस BC प्लस CA, तो अंदर क्या बचेगा? 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1, और यहाँ पे AB प्लस AC, यहाँ पे BC प्लस AB, और यहाँ पर AC प्लस CB। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है ना, तो लिख देना सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर।
क्लियर है बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा बच्चों थोड़ा मुश्किल है। ये यहाँ दिया बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, ये तो फर्स्ट रो के एलिमेंट है। दूसरे के सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। तीसरे के ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सही है, इसमें ट्रिक लगेगी और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ही ढूंढने लग जाओगे कि इसमें हम ये वाली ट्रिक लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? अभी आपको सारी प्रॉपर्टीज ध्यान में नहीं है। क्लियर है? जब एक साथ सारी प्रॉपर्टीज ध्यान में रहेंगी ना आपके, तो अपने आप ट्रिक निकालने लग जाओगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो इसके एलिमेंट आपको देते हैं बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस पी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों रोज को ऐड कर कर R1 की जगह लिख देंगे। यहां समझ लो पहले, बाई अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या आएगा बच्चों, तीनों को यहाँ ऐड करके लिख दो, तो आएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिखोगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर। इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिखोगे ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर बच्चों? और ये C प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ये ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। क्लियर बच्चों? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। सही? जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही करते हैं। तो ऐसे जब आप कॉमन लोगे तो भी क्या करोगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन लोगे। तो ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, यहाँ पर ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्या था, क्लियर है बच्चों? अच्छा अब चलो सोच के बताओ बच्चों,
यहाँ पर C, R और Z कैसे आ सकता है? ये प्रूफ करना है ना हमें, इसको ये प्रूफ करना है। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे C, R, Z निकालना है। C, R, Z किसमें? थर्ड रो में। R1 R3 is equal to R3. हाँ अच्छा, यहाँ हम अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो देखो ये पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर इस एलिमेंट को लिखेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस C। फिर इसको पहले लिखेंगे, माइनस का साइन, फिर इसको लिखेंगे, तो कितना आएगा माइनस का R। सिमिलरली नेक्स्ट माइनस का Z। अच्छा, दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा सकते हो आप यहाँ पे, ये भी लगा दो, R2 टेंस टू R2 माइनस R1।